नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे 14 मई को प्रधानमंत्री के साथ ही देश के 12 सीएम के तीसरी बार पर्चा दाखिले की, जिसे लेकर प्रशासन में चल रही हैं तैयारियां। यूपी के जेईई के 4000 से ज्यादा पदों पर कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय ने नियमों में क्या किए बदलाव, और अंत में बात करेंगे कि कम उम्र में सांस की बीमारी के लिए डॉक्टर्स किसे मानते हैं जिम्मेदार। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को देश के 12 मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीसरी बार पर्चा दाखिल करेंगे। जिला प्रशासन ने उनके सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है। इसमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ से विष्णु देव साय के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नामांकन में शामिल होंगे। नामांकन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का खाका कमिश्नरेट की पुलिस ने खींच लिया है। नामांकन स्थल की सुरक्षा त्रिस्तरीय रहेगी। निगरानी के लिए 85 सीसी कैमरों की मदद ली जाएगी। साथ ही पुलिस बलों को तैनात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के कुल 4016 रिक्तियों को भरना है। उम्मीदवार इन पदों के लिए 7 मई 2024 से 7 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में चयन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। लिखित परीक्षा में किए गए प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज होगा, उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार और संवर्धन के उद्देश्य से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने नई पहल की है। अब तक बीए के समकक्ष शास्त्री में प्रवेश के लिए पूर्व कक्षा में संस्कृत विषय होना अनिवार्य था। बगैर संस्कृत विषय के 12वीं के विद्यार्थियों का शास्त्री में प्रवेश संभव नहीं था। अब पुराने नियमों में संशोधन किया गया है। इसमें 12वीं कक्षा में यदि संस्कृत विषय नहीं है, तब भी शास्त्री में कुछ एक विषयों को छोड़कर प्रवेश मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वालों की रुचि के अनुरूप इसमें प्रवेश और सरल कर दिए गए हैं। नए नियम के अनुसार उत्तर मध्यमा किसी भी विषय से हो, शास्त्र में फलित ज्योतिष में प्रवेश हो सकेगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर आज मतदान हुआ। तीसरे चरण में 120 महिलाओं समेत 1300 से अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 17.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं के मत कर रहे हैं। इस चरण में गुजरात की शेष 25 सीटों, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की शेष 14, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, एमपी की 9, असम व पश्चिम बंगाल की 4 और गोवा की 2 सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन व दीव की 2 सीटों पर वोट डाले गए। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 13 सीटों के लिए निर्वाचन की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों में 11 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर नामांकन करने की अंतिम तिथि 14 मई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी। इसके साथ ही 17 मई नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इसके बाद प्रत्याशियों की सूची अंतिम हो जाएगी और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। IMS BHU के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की सुविधा के लिए हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि HBOT की शुरुआत हुई है। इस थेरेपी के प्रयोग से सर्जरी के समय मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाएगी। ट्रॉमा सेंटर में घटनाओं में घायल मरीजों की इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ती है। थर्मल बर्न, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, मधुमेह सहित स्थितियां, घाव न भरने वाले अल्सर, ऑस्टियोमाइलाइटिस आदि के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे चोटों से जूझ रहे व्यक्तियों के उपचार में भी राहत होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1995 के मामले में मेरठ के विधायक रफीक अंसारी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने विधायक की याचिका खारिज कर दी। याचिका में NBW आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने आदेश ये देखते हुए दिया कि समाजवादी पार्टी के नेता 1997 और 2015 के बीच 100 से अधिक गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहे। अंसारी अदालत के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए 12 दिसंबर 1997 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया। बाद में बार बार
गैर जमानती वारंट जिसकी संख्या 101 और धारा 82 CRPC के तहत प्रक्रियाओं के बावजूद आवेदक अदालत के सामने पेश नहीं हुए। उत्तर प्रदेश न्याय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि यूपी के ऐसे 280 वकील जिनकी पिछले कुछ सालों में 70 साल से कम उम्र में मृत्यु हुई है, उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। महाधिवक्ता कैंप कार्यालय में इस मामले को लेकर हुई अहम बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक में बताया गया कि वकीलों के परिवार से कुल 400 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 280 परिवारों की अर्जी मंजूर की गई है। शेष पर अगली बैठक में विचार किया जाएगा। गोरखपुर जिला जेल में कैद अमेरिकी नागरिक को अभी कुछ दिन और जेल में ही बिताने पड़ सकते हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह जुर्माना ना भर पाना है। वीजा नियमों के उल्लंघन में बंद अमेरिकी नागरिक स्कॉट बायड कनॉक्स की सजा 15 जून 2024 को पूरी हो जाएगी। वहीं कोर्ट ने स्कॉट पर लगाए गए 90,000 रुपए जुर्माना जमा न करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई थी। यही उसकी रिहाई में पेच फंस रहा है। दरअसल अमेरिकी नागरिक स्कॉट बायड कनॉक्स 26 जून 2015 को भारत आया था। साल 2016 में वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसने देश नहीं छोड़ा। बढ़ती उम्र में होने वाली सांस की बीमारी अब कम उम्र वालों को भी होने लगी है। फेफड़े भी कमजोर हो रहे हैं। अस्थमा इसकी बड़ी वजह है। BHU अस्पताल के साथ ही अन्य अस्पतालों में 30 साल से कम उम्र वाले मरीज भी अस्थमा की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स बदलती जीवन शैली और खान पान के साथ ही धूल धुएं से बढ़ते प्रदूषण को इसकी वजह मान रहे हैं। वैसे डॉक्टरों के अनुसार अस्थमा के अधिकांश मामले आनुवांशिक होते हैं। BHU सहित अन्य अस्पतालों में हर दिन 100 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।